एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम शिक्षण कला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि 30 मार्क्स का जो आया है स्टेट में, उसमें इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जिनका पेपर हो गया उनके एनालिसिस के लिए थैंक यू सो मच, और जिनका होने वाला है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को याद कराना, विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन लाना, परीक्षा में सफलता दिलाना, या फिर पुस्तकों का अध्ययन कराना मुख्य उद्देश्य कह रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन लाना। ये होता है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रभावी शिक्षण का आधार क्या है? अध्यापक का अनुशासन, विद्यार्थियों की भागीदारी, विद्यालय का वातावरण, या परीक्षा की तैयारी। प्रभावी शिक्षण का आधार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों की भागीदारी। मतलब कि आप जो पढ़ा रहे हो, आप एज ए टीचर आप जो पढ़ा रहे हो, उसमें बच्चे कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो चीज़ ही मैटर करता है एक अच्छी टीचिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की भागीदारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, या विद्यालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थी जो है वो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अगला सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है अध्यापक का केंद्रित होना, पुस्तक का केंद्रित, बालक पर केंद्रित, या फिर विद्यालय पर केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा आपका बालक पर केंद्रित होना ही बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है, अर्थ है। शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किससे होता है? अध्यापक की उपस्थिति से, परीक्षा के परिणाम से, विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन से, या विद्यालय के अनुशासन से। सही जवाब हो जाएगा आपका विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन से हम शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अच्छे शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या होती है? कठोरता, अनुशासन प्रियता, सहानुभूति और समझ, या नकल रोकना। सही जवाब हो जाएगा सहानुभूति और समझ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण के सिद्धांत का मुख्य कार्य क्या होता है? छात्रों को डराना, छात्रों में उत्सुकता बढ़ाना, छात्रों से केवल प्रश्न पूछना, या विषय को कठिन बनाना। शिक्षण के सिद्धांत का मुख्य कार्य होता है छात्रों में उत्सुकता को बढ़ाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? शिक्षण माध्यम से, शैक्षिक उद्देश्यों से, अनुशासन पद्धति से, या कक्षा प्रबंधन से। ब्लूम का वर्गीकरण शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए? कठोर, औपचारिक, मैत्रीपूर्ण, या दूरी वाला। सही जवाब हो जाएगा आपका मैत्रीपूर्ण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण सामग्री का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? सस्ती सामग्री हो, विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार हो, या केवल अध्यापक की पसंद पर आधारित हो, या अधिक दिखावटी हो। कैसा होना चाहिए? सही जवाब है विद्यार्थियों की आयु व स्तर के अनुसार हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का कार्य क्या है? फीडबैक जो लेते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है? शिक्षक की गलती बताना, सीखने की दिशा सुधारना, समय बर्बाद करना, या परीक्षा करवाना। तो फीडबैक का मेन पर्पस होता है सीखने की दिशा को सुधारना। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का क्या अर्थ है? सुनना, बोलना, व्यवहार में परिवर्तन, या याद रखना। सही जवाब हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। अगला सवाल है, माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े समूह को पढ़ाना, शिक्षक के कौशलों का विकास, विद्यार्थियों की परीक्षा लेना, या पाठ्य पुस्तक तैयार करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक के कौशलों का विकास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को डराना, ध्यान केंद्रित करना, समय बिताना, या शिक्षक की योग्यता को दिखाना। करेक्ट आंसर है ध्यान केंद्रित करना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो एक सिचुएशन आएगा कि जब बच्चे ना आपकी बातों को सुन नहीं रहे होंगे या फिर बहुत शोर मचा रहे होंगे। वैसे में अगर आप ये करते हो ना कि जो बच्चा शोर मचा रहा हो उसे ही खड़ा करा के अगर आप उससे सवाल करोगे तो पूरे के पूरे क्लास का जो फोकस होता है वो उस सवाल के ऊपर, उस स्टूडेंट के ऊपर जाता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्लास जो होता है वो बहुत ही
आराम से मैनेज हो जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य होता है, ठीक है, कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सफलता निर्भर करती है किस पर? उनके ज्ञान पर, उनकी बोलने की क्षमता पर, विद्यार्थियों के साथ संबंध पर, या केवल अंकों पर? तो शिक्षक की सफलता का निर्भर करती है विद्यार्थियों के साथ संबंध पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को शिक्षक को अनदेखा करना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए, या फिर केवल होशियार बच्चों को ही देखना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण माध्यम का चयन किस आधार पर किया जाता है? समय और सुविधा पर, विषय की प्रकृति और छात्रों की समझ पर, केवल शिक्षक की पसंद पर, पुस्तक की उपलब्धता पर? सही जवाब हो जाएगा विषय की प्रकृति और छात्रों की समझ पर। अगला सवाल, शिक्षक के स्तर में उच्चतम स्तर कौन सा है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, या सृजनात्मकता? तो सही जवाब हो जाएगा सृजनात्मक। शिक्षक के स्तर में उच्चतम स्तर है सृजनात्मकता। अगला सवाल, शिक्षक का आदर्श व्यवहार विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव डालता है? भय उत्पन्न करता है, अनुशासन व प्रेरणा देता है, उपेक्षा करता है, या दबाव बनाता है? तो अनुशासन व प्रेरणा देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, एक प्रभावी शिक्षक की क्या पहचान होती है? केवल ज्ञान देना, छात्रों में सीखने की रुचि जगाना, समय पर विद्यालय आना, या कठोर अनुशासन लागू करना? एक प्रभावी शिक्षक छात्रों में सीखने की रुचि को जगाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, परीक्षा लेना, या नियम बनाना? करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रेरित करना जो है वो शिक्षक का मुख्य प्रमुख कर्तव्य है। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया में संचार का क्या अर्थ है? बोलना, जानकारी का आदान प्रदान, लिखना, या सुनना? सही जवाब हो जाएगा जानकारी का आदान प्रदान। चलिए अगला सवाल, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सजा देना, शिक्षण को प्रभावी बनाना, अनुशासन तोड़ना, या खेल कराना? सही जवाब है शिक्षण को प्रभावी बनाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों की गलतियों पर कैसा व्यवहार करना चाहिए? डांटना चाहिए, दंड देना चाहिए, समझाकर सुधारना चाहिए, या अनदेखा कर देना चाहिए? सही जवाब होगा समझाकर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, शिक्षक सहायक सामग्री का उदाहरण है? पुस्तक, चार्ट, चित्र, या उपयुक्त में से सभी? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, शिक्षक का पहला कार्य क्या होता है? परीक्षा करवाना, विद्यार्थियों को समझना, गृह कार्य देना, या फिर रिपोर्ट बनाना? इजी है, सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को समझना शिक्षक का पहला कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? सुनना, देखना, करना, या याद करना? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप होता है करके देखना, ठीक है। शिक्षण ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता किससे बढ़ती है? तकनीकी उपकरणों से, शिक्षक के गुस्से से, छात्रों के भय से, या अनुशासनहीनता से? तो सही जवाब हो जाएगा तकनीकी उपकरणों से शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ती है। जैसे प्रोजेक्टर्स हो गए हैं, वीडियो बनाना, या प्रेजेंटेशन बना के अगर आप किसी भी बच्चों को जब एक्सप्लेन करते हो तो उससे जो इफेक्ट है बच्चों पर वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी उपकरणों से। सहकारी अधिगम का अर्थ है अकेले पढ़ना, समूह में मिलकर सीखना, शिक्षक का व्याख्यान, या फिर परीक्षा देना? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप, समूह में मिलकर सीखना, मतलब ग्रुप डिस्कशन करना या प्रोजेक्ट करना, इससे सहकारी अधिगम वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श शिक्षक कैसा होता है? प्रेरणादायक, कठोर, उदासीन, और डरावना? इजी है, प्रेरणादायक होना चाहिए। अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया में प्रेरणा की भूमिका क्या है? कोई नहीं, छात्रों में सीखने की इच्छा जगाना, शिक्षक को सक्रिय बन रखना, या अनुशासन को लागू करना? सही जवाब हो जाएगा छात्रों में सीखने की इच्छा को जगाना। अगला सवाल है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? उदाहरण देना, डांटना, परीक्षा बढ़ाना, या गृह कार्य घटाना? सही जवाब है उदाहरण देना। अगला सवाल, शिक्षण के चरणों में पहला चरण क्या है? परीक्षण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी, या मूल्यांकन? सही जवाब हो जाएगा प्रिपरेशन और तैयारी। अगला सवाल, शिक्षण के लिए कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? धैर्य, ईमानदारी, अहंकार, अनुशासन? इजी है, अहंकार नहीं होना चाहिए भाई। अगला सवाल,
शिक्षण में प्रश्न पूछने से क्या लाभ होता है? छात्रों का ध्यान बना रहता है, समय व्यर्थ होता है, शिक्षक को आराम मिलता है या छात्र डरते हैं? तो छात्रों का ध्यान बना रहता है क्वेरी करने पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है व्याख्यान पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, अनुभव पद्धति या सुनने की पद्धति? तो शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है अनुभव पद्धति। अब अच्छा शिक्षक वह है जो केवल ज्ञान देता है, जो छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करता है, सख्त अनुशासन लागू करता है या गृह कार्य कम देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, वो होता है अच्छा शिक्षक। अगला सवाल है, अधिगम की निरंतरता का अर्थ है एक बार सीखना, समय समय पर अभ्यास करते रहना, परीक्षा के समय याद करना या भूल जाना? अधिगम की निरंतरता का अर्थ है समय समय पर अभ्यास करते रहना, मतलब रिवीजन करते रहना। चलिए अगला सवाल, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डराना, प्रेम और सहयोग, डांटना या दंड देना? सही जवाब हो जाएगा प्रेम और सहयोग। अगला सवाल, शिक्षक की प्रभावशीलता किससे मापी जाती है? वेतन से, परिणाम से, विद्यार्थियों के व्यवहार और प्रदर्शन से या अनुभव से? सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों के व्यवहार और प्रदर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया में समापन चरण में क्या किया जाता है? नया विषय शुरू किया जाता है, सीखे हुए का पुनरावलोकन किया जाता है या परीक्षा ली जाती है या चर्चा बंद की जाती है? सही जवाब होगा सीखे हुए का पुनरावलोकन किया जाता है। ठीक है, मतलब रिवीजन करना, टेस्ट लेना, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को शिक्षण योजना क्यों बनानी चाहिए? समय बचाने के लिए, व्यवस्थित शिक्षण के लिए, नियम निभाने के लिए या स्कूल की मांग पर? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कुछ हर चीज़ प्लान रखोगे तो आपको काम जो होगा वो व्यवस्थित होगा। ठीक है, तो व्यवस्थित शिक्षण के लिए हम शिक्षण को शिक्षण योजना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस लिए होता है? लिखने के लिए, समझाने के लिए, चित्र बनाने के लिए, उपयोग में से सभी? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, उपयोग में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के सीखने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? परीक्षा से, प्रतिपुष्टि और निरीक्षण से, अनुशासन से या पाठ्य पुस्तक से? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिपुष्टि और निरीक्षण से हम ये देखते हैं कि छात्र ने कितना सीखा है, मूल्यांकन उनका होता है। ठीक है, अगला सवाल, शिक्षण विधि का चयन किन बातों पर निर्भर करता है? विषय और छात्रों की समझ पर, शिक्षक की इच्छा पर, पुस्तक की मोटाई पर या समय की कमी पर? सही जवाब हो जाएगा विषय और छात्रों की समझ पर। अगला सवाल, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? अध्यापक के व्यक्तित्व पर, विद्यार्थियों के ज्ञान पर, परीक्षा पर या विद्यालय की इमारत पर? सही जवाब हो जाएगा अध्यापक के व्यक्तित्व पर शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। अगला सवाल, ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग कब किया जाता है? जब छात्र देख कर सीखते हैं, जब शिक्षक बोलते हैं या जब छात्र प्रश्न पूछते हैं, जब गृह कार्य दिया जाता है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग किया जाता है जब छात्र देखकर सीखते हैं तब। अगला सवाल, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का अर्थ है त्रुटियों की पहचान करना, परीक्षा के बाद मूल्यांकन या छात्रों को पुरस्कृत करना या विषय समाप्त करना? सही जवाब हो जाएगा त्रुटियों की पहचान करना ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग किस लिए है? मनोरंजन के लिए, तकनीकी आधारित शिक्षण के लिए, कक्षा में अनुशासन के लिए या परीक्षा लेने के लिए? तो तकनीक आधारित शिक्षण के लिए हम लोग आईसीटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसन प्लान का क्या महत्व है? ये जब मैंने जिस साल स्टेट दिया था उस टाइम ये लेसन प्लान के अकॉर्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और लेसन प्लान आप भी जब बन जाओगे टीचर तो आपको भी हर दिन लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस है शिक्षण का मार्गदर्शन करना, छात्रों को पढ़ाई में जोड़ना, समय प्रबंधन करना, उपयोग में से सभी। सो लेसन प्लान इज बेसिकली द थिंग इज कि व्हाट विल यू टीच नेक्स्ट डे टू द स्टूडेंट। ठीक है, कि मतलब उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे, किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, वो चीज़ बच्चों को आप कैसे पढ़ाने वाले हो, क्या पढ़ाने वाले हो, उसके लिए हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सफलता का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? छात्रों के परीक्षा अंक, छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन, शिक्षक की डिग्री या स्कूल की रैंकिंग? सही जवाब हो जाएगा छात्रों में व्यवहारिक परिवर्तन। अगला सवाल है, समेकित शिक्षण इंटीग्रेटेड टीचिंग का तात्पर्य है केवल एक विषय पढ़ाना, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना, एक समय में 2 शिक्षक या बिना किताब पढ़ाना? एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना एक इंटीग्रेटेड टीचिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का क्या अर्थ है? बोलने की कला, अध्यापन में आवश्यक क्षमताएं, परीक्षा लेने की विधि या रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया? सही जवाब हो जाएगा अध्यापन में विद्यालय की क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में शिक्षक क्या करता है? केवल बोलता है,
कार्य दिखाकर समझाता है, छात्रों में गृह कार्य करवाता है या परीक्षा लेता है? तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, कार्य दिखाकर समझाता है। अगला सवाल है, शिक्षण में प्रेरक तत्व क्या करता है? अधिगम को स्थायी बनाता है, अनुशासन तोड़ता है, भ्रम पैदा करता है या समय बढ़ाता है? सही जवाब हो जाएगा अधिगम को अस्थायी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों में आत्मविश्वास कैसे विकसित कर सकता है? डांट फटकार से, प्रोत्साहन व सहयोग से, दंड देकर या परीक्षा से? सही जवाब होगा प्रोत्साहन व सहयोग से। अगला सवाल है, रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? कमजोर विद्यार्थी की सहायता करना, बुद्धिमान छात्रों को चुनौती देना या परीक्षा को बढ़ाना या फिर शिक्षण समय घटाना? रेमेडियल टीचिंग है कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला सवाल, अधिगम में विफलता का प्रमुख कारण क्या है? प्रेरणा की कमी, शिक्षक की सख्ती, परीक्षा का डर या विद्यालय का अनुशासन? अधिगम में विफलता का मुख्य कारण है प्रेरणा की कमी। अगला सवाल, शिक्षक को शिक्षण के दौरान किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? समय पर, विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिक्रिया पर, अपनी वाणी की गति पर, पुस्तक की स्थिति पर? सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिक्रिया पर। बिहेवियरिज्म सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यवहार परिवर्तन से, सामाजिक विकास से, शारीरिक वृद्धि से या मानसिक कल्पना से? सही जवाब हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन से। कॉग्निटिव अप्रोच का संबंध है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से, केवल अनुशासन से, परीक्षा पद्धति से या खेल से? सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से। कंस्ट्रक्टिज्म का मूल विचार क्या है? ज्ञान थोपना, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं या केवल सुनना या रटना? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षण में अनुशासन बनाए रखने का वैज्ञानिक तरीका क्या है? भय और दंड, प्रेरणा और सहभागिता, सजा देना या नियमों से डराना? सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा व सहभागिता देना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया को सुधारना, अंतिम परिणाम तय करना, ग्रेड देना या छात्रों को डराना? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य है शिक्षण प्रक्रिया को सुधारना। अगला सवाल, शिक्षण के लिए आत्म मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? दूसरों की तुलना के लिए, स्वयं में सुधार के लिए, पुरस्कार पाने के लिए या विद्यालय के आदेश से? सही जवाब हो जाएगा स्वयं में सुधार के लिए जरूरी है आत्म मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर लर्निंग का अर्थ क्या है? छात्रों द्वारा एक दूसरे से सीखना, शिक्षक से सीखना, अकेले पढ़ना या पुस्तक से पढ़ना? पीयर लर्निंग होता है छात्रों द्वारा एक दूसरे से सीखना। चलिए अगला सवाल है, शिक्षण में सक्रिय भागीदारी का लाभ क्या है? छात्र उबते नहीं है, सीखना स्थायी होता है, अनुशासन बढ़ता है या परीक्षा आसान होती है? सही जवाब दिख गया है आपको कि सीखना स्थायी होता है सक्रिय भागीदारी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? ताकि प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीख सके, समय काटने के लिए, परीक्षा आसान करने के लिए या केवल रिपोर्ट बनाने के लिए? सही जवाब हो जाएगा ताकि प्रत्येक छात्र अपनी गति से सीख सके। लेसन प्लान बनाते समय कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, छात्रों की पसंद या मूल्यांकन प्रक्रिया? सही जवाब हो जाएगा छात्रों की पसंद का लेसन प्लान से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, टीम टीचिंग में क्या होता है? एक शिक्षक कई छात्रों को पढ़ाता है, कई शिक्षक मिलकर एक विषय पढ़ाते हैं या छात्र आपस में चर्चा करते हैं या परीक्षा ली जाती है? तो टीम टीचिंग में ये होता है कि कई शिक्षक मिलकर एक विषय पढ़ाते हैं। अब देखिए अगला सवाल है, शिक्षण में सिमुलेशन तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? वास्तविक परिस्थिति का अनुभव देने के लिए, परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए, खेल कराने के लिए या समय बचाने के लिए? सही जवाब हो जाएगा वास्तविक परिस्थिति का अनुभव देने के लिए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में मोटिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों को अनुशासित रखना, सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, प्रश्न पूछना या नोट्स देना? सही जवाब हो जाएगा सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, ये होता है मोटिवेशन का मुख्य काम। रीइंफोर्समेंट का अर्थ है सीखने को मजबूत करना, दंड देना, गलती सुधारना या समय बढ़ाना? सही जवाब हो जाएगा सीखने को मजबूत करना ही रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने, जॉन डेवी ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? सही जवाब हो जाएगा जॉन डेवी ने दिया था लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत। टीचिंग एड्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए,
परीक्षा को कठिन बनाने के लिए, गृह कार्य घटाने के लिए या समय काटने के लिए। तो टीचिंग एड्स दिए जाते हैं शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। अगला सवाल है, शिक्षक को विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कब करना चाहिए? केवल परीक्षा के समय, नियमित अंतराल पर, सत्र के अंत में या वर्ष में एक बार? तो सही जवाब हो जाएगा नियमित अंतराल पर। अगला सवाल, शिक्षण में कोरिलेशन का क्या अर्थ है? विषयों के बीच संबंध स्थापित करना, केवल एक विषय पर ध्यान देना, या छात्रों के अंकों की तुलना करना, या विषयों को अलग अलग रखना? सही जवाब हो जाएगा आपका विषयों के बीच संबंध स्थापित करना कोरिलेशन कहलाता है। अगला सवाल, इमोशनल इंटेलिजेंस शिक्षण के लिए क्यों आवश्यक है? छात्रों की भावनाओं को समझने और संभालने हेतु, गणना के लिए, परीक्षा योजना के लिए या अनुशासन के लिए? सही जवाब हो जाएगा छात्रों की भावनाओं को समझने और संभालने हेतु। अगला सवाल, फीडबैक का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार कर सकता है, समय बढ़ जाता है, छात्रों पर दबाव बनता है, परीक्षा कठिन होती है। तो फीडबैक का ये हो जाता है कि शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। अगला सवाल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सबसे पहले क्या किया जाता है? समाधान देना होता है, समस्या की पहचान करनी होती है, परिणाम घोषित करना होता है या परीक्षा लेना होता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में समस्या की पहचान करना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन या क्रिएशन? सही जवाब हो जाएगा आपका क्रिएशन। लर्निंग कर्व क्या दर्शाती है? सीखने की प्रगति, परीक्षा का परिणाम, व्यवहार की स्थिरता या शिक्षक की दक्षता? सही जवाब हो जाएगा सीखने की प्रगति। अगला सवाल, इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? ताकि सभी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके, शिक्षक का समय पास हो, या परीक्षा में समान अंक मिले, या अनुशासन बने रहे? इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस का मतलब है ताकि सभी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकें। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगला सवाल है, टीचिंग इफेक्टिवनेस किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है? संचार कौशल से, पुस्तकों की संख्या से, परीक्षा की लंबाई से या गृह कार्य की मात्रा से? तो टीचिंग इफेक्टिव होती है संचार कौशल से। अगला सवाल है, शिक्षक के व्यवहार का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनके दृष्टिकोण और चरित्र पर, केवल अंकों पर, कुछ नहीं प्रभाव पड़ता या अनुशासन घटता है? तो शिक्षक के व्यवहार से उनके दृष्टिकोण और चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अनुभव के माध्यम से ज्ञान देना, केवल रटना, परीक्षा की तैयारी या प्रश्नोत्तरी? सही जवाब हो जाएगा आपका अनुभव के माध्यम से ज्ञान देना। चलिए अगला सवाल, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, सत्र के अंत में, या वर्ष में एक बार, या परीक्षा से पहले? सही जवाब हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। अगला सवाल, शिक्षक को कक्षा में तकनीक का प्रयोग क्यों करना चाहिए? शिक्षण को आकर्षक और स्पष्ट बनाने के लिए, समय बचाने के लिए, दिखावे के लिए, या विद्यालय की शर्त के कारण? सही जवाब हो जाएगा शिक्षण को आकर्षक और स्पष्ट बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अगला सवाल, इवैल्यूएशन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य निर्धारित करना, तुलना करना, सजा देना या परीक्षा लेना? सही जवाब है मूल्य निर्धारित करना इवैल्यूएशन का शाब्दिक अर्थ है। अगला सवाल, शिक्षक की सफलता का वास्तविकता मापदंड है? विद्यार्थियों का व्यवहारिक परिवर्तन, उसकी उपस्थिति, उसकी वेतन शिल्प या उसका अनुभव? तो सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों का व्यवहारिक परिवर्तन। चलिए अगला सवाल, शिक्षण प्रक्रिया में कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? भाषा की कठिनाई या ध्यान की कमी, अधिक प्रश्न पूछना या अधिक अभ्यास या समूह चर्चा? सही जवाब हो जाएगा भाषा की कठिनाई या ध्यान की कमी। अगला सवाल, सेल्फ लर्निंग किस प्रकार का अधिगम है? स्वायत्त अधिगम, समूह अधिगम, निर्देशित अधिगम या दंड आधारित अधिगम? सही जवाब हो जाएगा स्वायत्त अधिगम। अगला सवाल, शिक्षण में असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उद्देश्य है छात्रों के सीखने को सुधारना, केवल परिणाम घोषित करना, ग्रेड देना या अनुशासन लागू करना? सही जवाब हो जाएगा छात्रों के सिखाने को सुधारना ही असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उद्देश्य है। अगला सवाल है,
एंड्रागॉगी किससे संबंधित है? वयस्क शिक्षा से, बाल शिक्षा से, विशेष शिक्षा से या खेल शिक्षा से? तो वयस्क शिक्षा से एंड्रागॉगी संबंधित है। अगला सवाल, शिक्षक को छात्रों के प्रश्नों का उत्तर न आने पर क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए और बाद में उत्तर देना चाहिए, डांटना चाहिए, प्रश्न को टाल देना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए? नॉर्मल सी बात है भाई, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो, बाद में रिप्लाई दे देना। चलो, सबको जरूरी तो रही है कि सबको सब कुछ आता हो, ध्यान रखना इस बात को जब टीचर बन जाना, ईगो पे नहीं लेना। चलिए, सही जवाब हो जाता है आपका इसका ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक्टिव लर्निंग में छात्र क्या करते हैं? केवल सुनते हैं, चर्चा करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्रियाकलाप में भाग लेते हैं या शिक्षक को देखते हैं या परीक्षा देते हैं? तो एक्टिव लर्निंग में ऑप्शन बी होगा, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, इंक्लूसिव एग्जीक्यूशन का उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के बच्चों को समान शिक्षा अवसर देना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, कमजोर छात्रों को अलग अलग करना या विशेष विद्यालय बनाना? सही जवाब हो जाएगा सभी प्रकार के बच्चों को समान शिक्षा अवसर देना। अगला सवाल, फीडबैक लूप का तात्पर्य क्या है? शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर संवाद, परीक्षा प्रक्रिया, गृह कार्य चक्र या समय सारणी? सही जवाब है शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर संवाद। अगला सवाल, लर्निंग आउटकम का क्या अर्थ है? अधिगम का अंतिम परिणाम, शिक्षण सामग्री, परीक्षा की तारीख या पाठ योजना? सही जवाब हो जाएगा अधिगम का अंतिम परिणाम ही लर्निंग आउटकम का अर्थ है। अगला सवाल, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? वह छात्रों में सीखने की प्रेरणा जगाता है, वह सख्त अनुशासन रखता है, वह लंबा व्याख्यान देता है या वह केवल परीक्षा की तैयारी करता है? सही जवाब हो जाएगा वह छात्रों में सीखने की प्रेरणा को जगाता है। अगला ओके, तो आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस थे जो मैंने अपने एंड से देने की कोशिश की है। शिक्षण कला से क्वेश्चन थे, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपना पेपर देना, और वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, सीडीपी, पेडागॉगी और शिक्षण कला को हल्के में नहीं लेना, ये स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए। अगर उधर थोड़ा बहुत स्कोर कम भी हुआ तो इधर आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप इस पेपर में अच्छे मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब।